27 अक्टूबर को जब जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल रहमान की जमात और उनके इत्तेहादी एक जुलूस की शक्ल में इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए, तो उस वक्त उनके तमाम जुलूसों में जो नारा लग रहा था और जो तराने बज रहे थे, उसका एक अहम जो नारा था वो ये था कि मौलाना आ रहे हैं। इस्लामाबाद वो 31 अक्टूबर की रात को पहुंचे। अमलन वो 1 नवंबर से इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में मौजूद हैं, लेकिन 1 नवंबर को जो उन्होंने तकरीर की, जो बहुत ही सख्त किस्म की तकरीर थी, 24 घंटे के अंदर मौलाना की तकरीर का जो लबो लहजा था और अंदाज और जो शिद्दत थी उसमें कमी आई। और 2 नवंबर से लेकर अब तक लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मौलाना आ रहे हैं या मौलाना जा रहे हैं। अब मौलाना के जाने के हवाले से ज़्यादा बातें हो रही हैं। सवाल ये है कि ये तब्दीली अब तक जो आई है वो क्या आई है और क्यों आई है। मौलाना यहाँ आए क्यों हैं, और अगर मौलाना जाते हैं तो वो जा क्यों रहे हैं। उनको लाने वाले कौन थे और वापस भेजने वाले कौन हैं। ये एक अहम इस वक्त सियासी बहस और तज्जिए का मौजू है। जो बात बहुत वाज़ेह है वो ये है कि मौलाना अपनी ताकत पर आए हैं और जो कुछ अभी तक उन्होंने किया है वो अपनी ताकत पे ही किया है। अभी तक जो उनके इज्तिमात रहे हैं उसमें सबसे बड़ी तादाद उनकी अपनी जमात की है, और उसके बाद अगर कुछ थोड़ी बहुत तादाद है तो वो उन छोटी जमातों की है जिनमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी है, उनमें अवामी नेशनल पार्टी भी है और इस तरह की कुछ जमातें भी हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या उनको उनकी इत्तेहादी जमातों ने कोई धोखा दिया है, तो उसका जवाब नफ़ी में है। हक़ाइक़ बिल्कुल उसके बरक्स हैं। आपको याद होगा कि जब मौलाना ने बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की तमाम कोशिशों के बावजूद अपने तौर पर यह ऐलान किया कि 27 अक्टूबर को वो उनके जुलूस चल पड़ेंगे और उनकी जो मंजिल है वो इस्लामाबाद होगी, तो उससे पहले ये तमाम लोग उनको मना कर चुके थे कि आप बराए मेहरबानी अक्टूबर में ये काम ना करें। लेकिन उसके बावजूद मौलाना ने ये काम किया। मौलाना को ज़रा शय इस बात पे मिली कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनकी जो आखिरी पेशी थी अदालत में, उसमें उन्होंने कैमरों के सामने कह दिया कि हम मौलाना की हर तरह से मदद करेंगे और भरपूर हिमायत करेंगे। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने भी अपने जो बयानिया है उसमें कहा कि हम उनकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। लेकिन हम सब ने ये देखा है कि मासिवाय अक्टूबर की 31 तारीख और 1 नवंबर को ख़ास तौर पर जो जलसा हुआ, उसके अलावा इन तमाम जमातों ने उन जुलूसों में शिरकत हरगिज़ नहीं की। लाहौर के अंदर जो इज्तिमा था उसमें भी हम यही देख चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर में होते हुए भी उन्होंने टेलीफोन पर मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू करना पसंद की, लेकिन वो वहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई इत्तेहादियों ने उनको कोई धोखा दिया, तो उसका जवाब नफ़ी में है। ये बात बहुत वाज़ेह है कि मौलाना अपनी ताकत पर आए हैं। अब उनको किसकी हिमायत हासिल रही है, किसने उनको मशवरा दिया, किसने उनको आमादा किया कि वो इस्लामाबाद आएँ और डी चौक की धमकियाँ दें, वो मौलाना साहब खुद बता सकते हैं और हम सिर्फ उस पर क़यास आराई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद नहीं है कि किसने उनको यहाँ भेजने पर आमादा किया। लेकिन जो बात बहुत वाज़ेह है अब वो ये है कि 2 नवंबर को जब मौलाना तकरीर करने आए तो उनका लबो लहजा तब्दील था। ये लबो लहजा क्यों तब्दील हुआ, उससे पहले क्या हुआ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि 1 नवंबर को जब मौलाना ने बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी में
یہ کہا کہ جی ہم کارکن جو ہے وہ ڈی چوک جانا چاہتے ہیں اور یہ بات تمام لیڈرز سن رہے ہیں، تو وہ ایک کھلی دھمکی تھی کہ مولانا کے جو حمایتی ہیں وہ کسی بھی وقت ڈی چوک جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی رات ایک ٹی وی چینل جس کی ایک مخصوص ایک سیاسی نظریہ اور نقطہ نظر ہے، اس کے ایک مخصوص نقطہ نظر رکھنے والے ایک اینکر کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بیپر کے میں یہ کہا کہ ایک طرح سے مولانا فضل الرحمان کو چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کس ادارے کی بات کر رہے ہیں، اور ان کو اگر کوئی مسائل ہیں تو وہ جو متعلقہ جو ادارے ہیں وہاں پر اپنی شکایت کو رکھنا چاہیے۔ اور اسی رات مولانا فضل الرحمان نے جو ایک میٹنگ بلائی تھی اپنے گھر پہ، اس میٹنگ کے اختتام پر بلاول بھٹو اور دوسرے سیاسی رہنماؤں کی موجودگی میں ایک طرح سے اس کا جواب بھی دیا، اور انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیپر کے جواب میں کہا کہ جی ہم نے تو نہیں کہا، لیکن آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم کس ادارے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو بیان بازی جو ہوئی اور جو بیان بازی کا جو تبادلہ ہوا، اس کے اگلے روز ہم نے دیکھا کہ ماحول میں ایک یکسر تبدیلی ہمیں محسوس ہوئی۔ مولانا کی جو تقریر تھی اس میں ڈی چوک کا ذکر غائب تھا، 2 نومبر کو جو انہوں نے تقریر فرمائی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی دھمکی وغیرہ نہیں تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایکسٹینشن کے موضوع پر انہوں نے مختلف اینکرز کو انٹرویو دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے اس پر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ مولانا مرگلا کی جس پہاڑی پر اپنے حمایتیوں کے ساتھ چڑھ کے بیٹھے تھے، اب ان کے اترنے کا وقت آیا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ان کی مسلسل جو بھی میڈیا کے ساتھ گفتگو رہی ہے، تقریریں رہی ہیں، اس میں ان کا جو کہنا ہے، انہوں نے ایک طرح سے 3 نومبر کو جو تقریر فرمائی اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈی چوک کیوں جائیں، ڈی چوک تو بہت بری جگہ ہے، وہاں پر تو بہت برے کام ہوئے تھے، اور وہ تو بڑی تنگ جگہ ہے، تو ہم تو یہاں بڑی کھلی جگہ بیٹھے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا بیانیہ تبدیل کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ اس طرح کے اشارے دینے لگے کہ اب انہوں نے کوئی ہلا نہیں بولنا، بلکہ اپنے اس اجتماع کو ایک تحریک کی شکل دینی ہے۔ انہوں نے سمندر کی لہروں کا بھی ذکر کیا، اس مد و جزر کا بھی ذکر کیا، لہروں کے اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کی بات کی۔ یہ تمام جو اشارے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مولانا اب کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں واپسی کا۔ اور اسی حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ کل رات جو انہوں نے تقریر فرمائی اس میں انہوں نے واپسی کا جو راستہ ہے اس کی ذمہ داری اب ان کے جو اتحادی اور حزب اختلاف کی جو جماعتیں ہیں ان کے کاندھوں پر ڈالنے کی کوشش کی۔ ان کا یہ کہنا کہ اب یہ جو اجتماع ہے اس کے یہاں آنے اور جانے کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، حزب اختلاف کی جماعتوں نے، اے پی سی نے، رہبر کمیٹی نے کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا آہستہ آہستہ زمین ہموار کر رہے ہیں کہ وہ یہ ذمہ داری اب اپنے اتحادی جماعتوں کے کندھے پر ڈالیں کہ ان کے مشورے پہ اور ان کے فیصلے پہ ہم جا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ماحول تیار کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی مولانا جن سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان سے مذاکرات کرنے کی تیاری پکڑ چکے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ایک خصوصی طیارے میں اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ جہاں تک حکومت اور عمران خان سے گفتگو کرنے کی بات ہے تو وہ کام انہوں نے رہبر کمیٹی کے حوالے کیا ہوا ہے۔ تو رہبر کمیٹی جو ہے وہ پرویز خٹک اور اس طرح کے جو دوسرے جو کردار ہیں جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے فیصلہ کرنے کی، وہ انہوں نے ان کے حوالے کی ہوئی ہے تاکہ وہ کارروائی چلتی رہے۔ لیکن جو بنیادی فیصلے ہوں گے مولانا وہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ کریں گے۔ کوئی بھی معاملات ان کو طے کرنے ہوں گے، کوئی
पसपाई अख्तियार करनी होगी, उस पर कोई बड़ा कोई बयानिया देना होगा कि जी हम मिशन अकम्प्लिश हो गया, हमने कामयाबी हासिल कर ली, तो वो सारे जितनी भी तफसीलात हैं वो पसे पर्दा तय होंगी, और वो तय होंगी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही से, जिनके जो दो बाजू हैं, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के, उनका एक बाजू इस्लामाबाद में है और एक रावलपिंडी में है। तो वो उस पुल पर चढ़ चुके हैं जिससे वो अपने मामला तय करने की कोशिश करेंगे। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मौलाना अगर ये पीछे हटते हैं तो उससे उनको हासिल क्या होगा, और जो उनके मुखालफिन हैं वो क्या बयानिया लेंगे और उस बयानिए में जीत किसकी होगी, ये भी एक अहम मामला है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम मामला ये है कि जिन लोगों ने, जिन कुव्वतों ने, जिन लोगों ने मौलाना को कायल किया कि उनके इत्तेहादी जमातों की एक वाज़ेह इनकार के बावजूद वो इतने सारे लोगों को इस्लामाबाद क्यों लेकर आएंगे, उन्होंने उनको इस काम पर क्यों आमादा किया, और अगर उन्होंने अपनी हिमायत वापस ले ली है तो वो क्यों वापस ले ली है। जिन लोगों ने मौलाना को तैयार किया कि वो इस्लामाबाद आए, क्या उन्होंने मौलाना को एक तरह से धोखा दिया, उनके साथ चालाकी की, उनको ट्रैप किया, या वो संजीदगी से, ईमानदारी से उनको यहाँ भेजना चाहते थे और ये जो दिन गुजरे हैं उसमें उनकी शिकस्त हो गई है या उनकी ताकत में कमी आ गई है। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब शायद हमें फौरी तौर पर ना मिले, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अहम सियासी तब्दीलियां होती हैं उसके पसे पर्दा बहुत से अवामिल होते हैं जो कई दफ़ा सामने नहीं आते, और अगर सामने आते हैं तो बहुत देर से आते हैं। लेकिन क्योंकि माजी में इस तरह के मामलात होते रहे हैं, लिहाजा इस पर शुबा करना और सवाल उठाना जो है वो अपने तौर पर बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि मौलाना ने क्या हासिल किया। मौलाना अगर वापस जाते हैं तो मौलाना का जो जोश खिताबत है और जो उनका इस्तदलाल है, जो उनका बयानिया है, जिस मुदल्लिल तरीके से वो गुफ्तगू करते हैं, और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो पीछे चलने वाले हैं, उनका एतमाद जितना पुख्ता है मौलाना की ज़ात में, तो मौलाना के लिए अपना जो हार्ड कोर है, जो बेस है, उसको अपने साथ रखना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। मौलाना ये साबित करेंगे कि देखें मैंने इमरान खान की हुकूमत की चूल्हे हिला दी हैं। मौलाना को पहले वो कोई घास नहीं डालते थे और अब देखें कि कल से इमरान खान कैसे खामोश हैं। वही जो पीटीआई के जो हुक्मरान हैं जो पहले गालम गलोच करते थे, अब मौलाना ने जब कहा है कि मैं डी चौक नहीं जाऊंगा और पुरअमन तरीके से और कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपने मामलात को करूंगा, तो वो किस तरीके से उनकी खुशामद कर रहे हैं और उनकी तमाम खूबियां बयान की जा रही हैं। तो उससे एक बात बहुत वाज़ेह हो गई है मुक़्तदर इदारों को भी और इमरान खान को भी कि मौलाना जब चाहें 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोग अपनी ताकत पे उनको मुतहर्रिक करके वो इस्लामाबाद ला सकते हैं। मौलाना आज भी अगर चाहें कि वो डी चौक जाएं तो वो जा सकते हैं। उसके नतीजे में क्या खून खराबा होगा, उसके नतीजे में कितना अदम इस्तेहकाम होगा, वो एक अलग मामला है। लेकिन मौलाना की ये जो ताकत है उससे कोई इनकार नहीं है। ये अलग बात है कि मौलाना ने बावजूद अब ऐसा फैसला किया है, लगता यही है कि वो मरगला की पहाड़ी से नीचे जा रहे हैं। अब ये बात बहुत वाज़ेह है कि मौलाना आ नहीं रहे बल्कि मौलाना जा रहे हैं। मौलाना जाते जाते ये ज़रूर कहेंगे कि मैंने इस हुकूमत को बहुत कमज़ोर किया है, मैंने इत्तेहादी जो जमातें हैं उनको ताकत दी है, मैंने उनके बयानियों को मजबूत किया है। उसके नतीजे में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को कुछ रियायतें ज़रूर मिली हैं जो आपको नज़र भी आ रही होंगी कि किस तरीके से हुकूमत ने कुछ रियायतें दी हैं। साथ ही मौलाना ये बात भी अपने साथ लेकर जाएंगे कि अगर मैं जा सकता हूँ तो मैं वापस भी आ सकता हूँ और मैं तहरीक की और शक्लें भी निकाल सकता हूँ। मौलाना ये बात अपने हिस्से में डाल के जाएंगे कि कितनी बड़ी जमातें थीं, मेरी कोई अगर 10-12 भी सीटें हैं कौमी असम्बली में, लेकिन उसके बावजूद
शहबाज शरीफ ज़रूर कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, लेकिन जो सड़कों पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जो किरदार है वो मैंने निभाया है, सड़कों का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मैं हूँ, वो ये बात ज़रूर कहेंगे। तो उस हवाले से ये बात भी कि मौलाना अब सिर्फ एक छोटी सी मजहबी जमात के रहनुमा नहीं हैं, उन्होंने मीडिया की तवज्जो भी हासिल की है और उन तमाम सियासी हलकों की जो मौजूदा सियासी निज़ाम के साथ बरसरे पैकार हैं वो उनकी हमदर्दी भी हासिल की है। मौलाना ने एक वसी कौमी लीडर का दर्जा जो है वो हासिल कर लिया है। ये उनकी वो कामयाबी है जो उनसे कोई छीन नहीं सकता। तो इन तमाम कामयाबियों और मायूसियों को का एक जो मिला जुला जो एक थैला है और जो पोटली है, मौलाना अपने कंधे पे रखकर तैयारी कर रहे हैं। कुछ रियायतें हासिल करके माहौल को ठंडा करके फिलहाल जाएंगे। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इमरान खान के लिए ख़तरात टल गए हैं, कोई मुल्क का जो सियासी निज़ाम है वो मुस्तहकम हो गया है, कोई जो आफ्टर शॉक्स जो हैं इस ज़लज़ले के जो अभी मौजूद है इस्लामाबाद में नहीं आएंगे, इसकी कोई ज़मानत नहीं है। फौरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मौलाना ने पहला एक राउंड मुकम्मल कर लिया है और अब मौलाना जो आए थे अब वो जाने की तैयारी कर रहे हैं।